गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हम भौतिक भूगोल के चौथी इकाई के पवनों के बारे में व्याख्यान में आपको पढ़ा रहा था। उसमें पहले दो व्याख्यान में हमने सनातनी पवनों, दूसरे व्याख्यान में मानसूनी हवाएं और सामयिक स्थानीय हवाओं के बारे में पढ़ा। आज हम तीसरी कैटेगरी उसी की पवनों की, जो कि लोकल विंड्स एंड जेट स्ट्रीम या स्थानीय हवाएं और जेट धारा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्थानीय पवनें किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवनें स्थानीय पवनें कहलाती हैं। ऐसी पवनें विशेष स्थान की धरातलीय व जलवायु की विशेषता से अधिक संबंधित होती हैं। ये ठंडी तथा गर्म दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ऐसी पवनें प्रभावित प्रदेश के मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। स्थानीय पवनों में चिनूक, फोहन, सिरोको, मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिज़ार्ड, लू आदि प्रमुख हैं। पहले हम कर रहे हैं चिनूक। चिनूक पवनों का प्रभाव प्रेरी मैदान, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी कनाडा में विशेष रहता है, रॉकी पर्वत श्रेणियों को जब आर्द्र पछुआ पवनें पार करती हैं, तब पश्चिमी ढालों पर भारी वर्षा करती हैं। वर्षा करने के उपरांत यही पवनें जब पर्वतों के पूर्वी ढालों की ओर उतरती हैं, तो उतरते समय शीघ्र शुष्क एवं गर्म हो जाती हैं। इस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी कनाडा तथा निकट के संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढालों की ओर ये पवनें चलती हैं। यहीं पर इन पवनों को चिनूक नाम दिया गया है। जब शुष्क व उष्ण चिनूक हवाएं उत्तरी अमेरिका के महान प्रेरी प्रदेश में प्रवेश करती हैं, तो शीतकाल में वहां के तापमान बढ़ा देती हैं। इनसे 24 घंटे में 5 से 10 डिग्री तापमान बढ़ सकते हैं। इसी कारण शीतकाल के अंतिम दिनों में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी के मैदान की बर्फ पिघल जाती है। इससे यहाँ पर्याप्त नमी मिलती है। इसी नमी के प्रभाव से वहाँ गेहूं की बुवाई 15 से 20 दिन पूर्व ही संभव हो जाती है। इन्हीं सब कारणों से चिनूक पवनों का यहाँ के अर्थतंत्र में विशेष महत्व है। आप ये चित्र देखिए। इस चित्र के अंदर कैसे जो हवाएं हैं, ये प्रशांत महासागर से नमी लेकर उठती हैं और रॉकी पर्वतों के सहारे जब ये ऊपर चढ़ती हैं, तो एक ये दीवार सी बनकर यहाँ पर संघनन करती हैं और इस पश्चिमी जो ढाल है रॉकी पर्वतों का, इस पर वर्षा करती हैं और अपनी सारी नमी यहाँ पर खो देती हैं। इसके बाद जब ये नीचे की तरफ में पूर्वी ढालों पर उतरती हैं, तो ये शुष्क हो जाती हैं और गर्म हो जाती हैं। गर्म होने की वजह से ये यहाँ के तापमानों में 18 डिग्री मतलब 5 से 10 डिग्री तापमान बढ़ा देती हैं। आप देखिए कि जो तापमान इधर है, यहाँ 10 डिग्री का तापमान है। ऊपर जो पर्वतों के शीर्ष पे वो -12 डिग्री का है और जब ये नीचे इधर पूर्वी ढालों की उतरती हैं, तो तापमान 18 डिग्री हो गया। मतलब 10 डिग्री से ये 8 डिग्री के करीब तापमान बढ़ गया। तो इस प्रकार से ये जो पवनें हैं, ये वहाँ के अर्थतंत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दूसरी कैटेगरी है फोहन। चिनूक पवनों की तरह गुणों वाली फोहन पवनें आल्प्स पर्वतों के उत्तर की ओर से घाटियों के ढालों के सहारे सहारे उतरती हैं। जब कभी यूरोप में शक्तिशाली चक्रवात प्रवेश करता है, तो आल्प्स के दक्षिण पश्चिमी ढालों पर वर्षा होती है। वर्षा करने के उपरांत यही पवनें उत्तर की ओर उतरते समय शुष्क तथा गर्म हो जाती हैं, जैसा कि चिनूक में हमने देखा था। इनसे उत्तरी मैदानों का तापमान 8 से 10 डिग्री तक बढ़ जाता है तथा बर्फ पिघल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मैदानों में घास उग जाती है और पशुओं के लिए चरागाह तैयार हो जाते हैं। पर्याप्त नमी हो जाने के कारण यहाँ गेहूँ, चुकंदर, जई, राई,
सन आदि की कृषि शीघ्र प्रारंभ की जा सकती है। आप देखिए ये चित्र के अंदर आप ये इटली की तरफ से जो हवाएं हैं नमी लेकर ऊपर की तरफ चलती हैं, चक्रवात वाली हवाएं, ये इसके जो ढाल है दक्षिणी ढाल पे वर्षा करती हैं और वर्षा करने से ये दूसरी तरफ जब उतरती हैं उत्तरी ढाल की तरफ में तो ये शुष्क हो जाती हैं और यहाँ के तापमान के अंदर वृद्धि करती हैं। तो इस प्रकार की पवनें वहाँ के क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभदायी सिद्ध होती हैं। तीसरी है सिरोको। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में उत्पन्न होने वाली सिरोको पवनें गर्म, शुष्क तथा रेतीली होती हैं। जब कभी सहारा में सघन उच्च वायुदाब पैदा हो जाता है और भूमध्य सागर पर निम्न दाब की स्थिति रहती है, तब ये पवनें सहारा के मैदान से भूमध्य सागर की ओर बड़ी तेजी से चलती हैं। भूमध्य सागर से यह नमी सोख लेती हैं और आगे सिसिली द्वीप, इटली तथा स्पेन में प्रवेश कर धूल युक्त वर्षा करती हैं। इनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इटली में सिरोको, सहारा में सिमूम, लीबिया में गिवली, ट्यूनीशिया में चिली आदि। सिरोको पवनों का बसंत ऋतु में अधिक जोर रहता है क्योंकि तब भूमध्य सागर में भी चक्रवात अधिक पाते हैं। ये पवनें प्राय 2 या 3 दिन लगातार चलती रहती हैं, जो फसलों के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। कभी कभी तो सिसिली द्वीप और इटली में जब जैतून तथा अंगूरों की बेलों पर फूल आ रहे होते हैं, उसी समय इन पवनों का प्रकोप होता है तो सारे फूल झड़कर गिर जाते हैं। इस चित्र के अंदर आप देखिए ये भूमध्य सागर वाला इलाका है। इस भूमध्य सागर के इलाके के अंदर अफ्रीका के सहारा के रेगिस्तान से जो पवनें चल रही हैं, ये आपका जो इलाका है ये मिस्र वाला इलाका है। इससे जो हवाएं चल रही हैं इसको हम खमसन बोलते हैं। फिर इधर का जो इलाका है लीबिया वाला, इसको जो है ये गिवली हवाएं हैं और इधर ट्यूनीशिया का जो इलाका है इसको हम चिली हवाएं कहते हैं। और ये सब इटली के ये सिसिली द्वीप है और ये इटली का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर ये हवाएं चलती हैं और इधर की जो खेती हो रही है उस खेती के लिए काफ़ी नुकसानदायी साबित होती हैं। चौथा है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल पवनें मुख्य रूप से फ्रांस तथा स्पेन में चलती हैं। यह उत्तर पश्चिम दिशा में फ्रांस तथा स्पेन में प्रवेश करती हैं और भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी तटों तक पहुंचती हैं। ध्रुवीय पवन होने व शीतकाल में ही चलने से ये अधिक शुष्क तथा ठंडी होती हैं। जब ये फ्रांस की तंग घाटी से होकर गुजरती हैं तो इनकी गति साधारणतः 50 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा एवं कभी-कभी 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती हैं। इन पवनों का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रहता है। इनके तेज प्रवाह से बचने के लिए लोग कतारों में पेड़ तथा झाड़ियों लगाते हैं, जिससे इनकी गति में कुछ कमी आ जाती है। आप देखिए ये जो चित्र है इसके अंदर ये जो अटलांटिक सागर है, इस सागर से महासागर से ये पवनें इंग्लैंड की तरफ से फ्रांस और स्पेन की तरफ में आ रही हैं। ये हवाएं मिस्ट्रल हवाएं कहलाती हैं। ब्लेजर्ड। ब्लेजर्ड का दूसरा नाम हिम झंझावत या बर्फ की आंधी भी है। ये पवनें मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा साइबेरिया के मैदान में चला करती हैं। इनकी गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में ये कई दिनों तक चलती रहती हैं। इनके चलने से घरों के आसपास कई फीट तक बर्फ जम जाती है। कभी-कभी मध्य एशियाई प्रदेशों तक इनका प्रकोप रहता है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इनको नॉर्दर्न और साइबेरिया के मैदान में बुरान कहकर पुकारते हैं। तो ये बहुत बर्फीली ठंडी हवाएं होती हैं जो बिल्कुल ही मतलब उसमें निकल पाना असंभव सा हो जाता है। छठी हवा इस तरीके की है बोरा। ये ग्रीनलैंड के हिमाच्छादित प्रदेश में चलने वाली ठंडी पवनें हैं।
दक्षिणी यूरोप में एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर तथा इटली के उत्तरी भाग में इन शुष्क एवं ठंडी पवनों के चलने से मौसम साफ रहता है। इनकी गति तीव्र होती है। ये स्वास्थ्य के लिए कष्टप्रद होती हैं। अब इस चित्र के अंदर आप देखिए, ये जो युगोस्लाविया का जो हिस्सा है, यहाँ से एड्रियाटिक सागर की तरफ में ये पवनें चल रही हैं। इनको हम बोरा कहते हैं। अगली है खमसिन। मिस्र में दक्षिण की ओर से ग्रीष्म काल में चलने वाली उष्ण एवं शुष्क पवन को खमसिन कहते हैं। ये प्राय अपने साथ बहुत सी धूल उड़ाकर लाती हैं एवं तापमान को बढ़ा देती हैं। ये पहले वाले चित्र में हम देख चुके हैं। फिर है हरमेटन। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल से आने वाली उष्ण, शुष्क और धूल भरी पवनों को हरमेटन कहा जाता है। ये अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती हैं। जब ये हवाएं उष्ण एवं तर गिनी तट पर पहुंचती हैं तो इनकी शुष्कता भली लगती है। यहाँ ये स्वास्थ्यप्रद होती हैं, अतः इन्हें डॉक्टर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी पवनों को ब्रिकफील्डर कहते हैं। लू। ग्रीष्म काल में चलने वाली उष्ण तथा शुष्क पवनों को भारत में लू कहते हैं। ये अधिकतर उत्तरी भारत में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। ये पवनें अत्यधिक गर्म होती हैं। इनका तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। जब ये उत्तरी भारत में आती हैं तो इनके आगमन को ताप लहर कहकर पुकारते हैं। जहाँ ये चलती हैं उन स्थानों के वातावरण को विशेष कष्टदायक बना देती हैं। इसी भांति शीत लहर सर्दियों में व बर्फीली प्रदेशों में बवंडर, रेतीले तूफान, उष्ण प्रदेशों में आदि स्थानीय रूप से चलते हैं। इनका स्थानिक एवं प्रभावित प्रदेशों में तत्काल प्रभाव पड़ता है एवं तापमान में तेजी से व सामयिक घटा बढ़ी होने लगती है। अब है जेट स्ट्रीम धारा। आधुनिक काल में पवनों का अध्ययन जलवायु और मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरणीय संतुलन एवं प्रदूषण जैसे अनेक तथ्यों को समझने के लिए किया जाता है। इसी संदर्भ में विक्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर बहने वाली जेट स्ट्रीम पवनों का अध्ययन निरंतर महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। जेट धारा का सर्वप्रथम ज्ञान द्वितीय विश्व युद्ध के समय अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले बम वर्षक वायुयानों ने अपने रडार यंत्रों पर चिन्हित किया था। तभी से इनका अध्ययन अमेरिका और यूरोप के मौसम विज्ञानवेताओं द्वारा निरंतर किया जाता रहा है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि जेट स्ट्रीम नियमित रूप से एवं विशेष अक्षांशों के बीच विक्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर 10 से 13 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य बहने वाली पवनें हैं। इनके बारे में निम्न तथ्य उल्लेखनीय है। यह पवनें विक्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर 20 से 25 डिग्री अक्षांशों से 50 से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य विशेष प्रभावी रहती हैं। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया महाद्वीपों के पूर्वी भागों में उपयुक्त अक्षांशों में इनका विकास निरंतर होता रहता है। भारतीय उपमहाद्वीप में इनके विकास के लिए 16 डिग्री से 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। ये पवनें भारत में कुछ समय के लिए प्रवाहित होती हैं। इनका मार्ग लहरदार एवं दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। यह एक प्रकार से मोटे हौज पाइप में तेज गति से प्रवाहित जल की तरह होती है। जैसे बड़ी पाइपलाइन को आप खोल दें तो उसमें से जो पानी बहता है, ठीक उसी तरीके से ये हवाओं की धारा इसी तरीके से जैसे मोटे पाइप से हवा छोड़ दी गई हो। कई बार इनके लहरदार मार्ग में मोड़ या वक्रता अधिक होने पर यह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर भी बहने लग जाती हैं। यह तेज गति से एवं संक्रिय मार्ग में बहने वाली धारा प्रवाह पवनें होती हैं। इनकी गति सामान्यतः बाहरी सीमा पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, जो कि भीतरी भागों में निरंतर बढ़ती जाती है। ये ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीतकाल में तीव्रता से चलती हैं। इस चित्र में आप देखिए कि किस तरीके से ये जेट स्ट्रीम की धाराएं देखने को मिल रही हैं उत्तरी गोलार्ध में। एक तो ये ध्रुवीय जेट स्ट्रीम की धारा है और फिर नीचे की तरफ में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की धारा इसमें देखने को हमें मिल रही है। इस धारा प्रवाह में ठीक उसी प्रकार भंवर विकसित होते जाते हैं जैसे कि अधिक पानी वाली नदी में
पहाड़ी भागों में पड़ते हैं। इन भंवरों की मोटाई जेट धारा की मोटाई पर निर्भर है, जो कि कभी-कभी आधा से 1 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इनके भीतरी भाग में तेजी से पवन की गति बढ़ती जाती है। यह 150 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर प्राय 450 किलोमीटर एवं कभी-कभी 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। ये भंवर भी निरंतर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहते रहते हैं। कभी-कभी यहाँ की पवनें रौद्र रूप धारण करने से गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इन पवनों के कुछ कोशों में वायु की तीव्र ऊर्ध्वाधर गति भी रहती है। अतः यदि ऐसे में कोई वायुयान इनके प्रवाह मार्ग में आ जाए, तो वह तेजी से नीचे या ऊपर उठ सकता है एवं उसकी उड़ान खतरनाक बन सकती है। जेट स्ट्रीम पवनों का विकास यद्यपि वर्ष भर होता है, किंतु शीत ऋतु में ये अधिक सक्रिय रहती हैं। अर्धधोषण प्रदेशों में जो ताप लहरें निचले वायुमंडल से ऊपरी वायुमंडलीय भाग को ऊष्मा प्रदान करती हैं, वही इनके विकास का आधार होती हैं। 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य की पवनें गर्मी प्राप्त कर तेजी से उत्तरी अक्षांशों को प्रदान करती हैं। इससे वहाँ के शीतल वायुमंडल में झंझावात एवं विशेष गतिशीलता बन जाती है। इससे जेट स्ट्रीम की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। जेट स्ट्रीम उष्ण प्रदेशों से प्राप्त ऊष्मा को तेजी से 55 डिग्री अक्षांशों तक उत्तरी गोलार्ध में फैलाकर वहां पर तापमान कुछ समकारी बनाने में सहायक होती है। साथ ही ठंडी पवनों के प्रभाव द्वारा भी जेट स्ट्रीम धीरे धीरे शांत होकर क्षय होने लगती है। दक्षिणी गोलार्ध में सामुद्रिक प्रभाव एवं बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप के प्रभाव से ऊपरी वायुमंडल में ताप लहरें एवं ऊष्मा का प्रभाव बहुत ही सीमित रहता है। अतः वहाँ सिर्फ 30 डिग्री से 40 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य ही स्थानीय रूप से यह छिछली व मंद गति से अर्धविकसित रूप में कहीं कहीं अंकित की गई है। इन पर अभी विशेष परीक्षण और शोध जारी है। संक्षेप में, जेट स्ट्रीम की क्रियाशीलता ताप विचलन या अंतर के स्तर से पूर्णतः प्रभावित रहती है। मध्यवर्ती अक्षांशों में जहाँ की वाताग्रों का विकास बड़े पैमाने पर होता रहता है, वहाँ अधिक तेजी से उष्ण पवनें एवं ऊष्मा जेट स्ट्रीम के क्षेत्रों में पहुँचती रहती हैं। अतः इनकी तीव्र क्रियाशीलता 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य सबसे अधिक रहती है एवं लहरदार मार्ग होने से भंवरों द्वारा तीव्र पवनों और गुप्त ऊष्मा का प्रवाह 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्पष्टतः अंकित किया जाता रहा है। इस प्रकार अधिक ऊंचाई पर विक्षोभ मंडल में क्षैतिज स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रवाही उपयुक्त उष्ण जेट पवनें सुदूर उत्तर में प्रवाहित होकर ताप विलोमता की दशा विकसित करने के साथ साथ गिरते हुए तापमान को क्षैतिज परतों में रोक देती हैं। इससे विक्षोभ मंडल से ठीक ऊपर स्थित शोक परत या शांत पेटी में तापमान का गिरना रुक सा जाता है एवं समताप मंडल विशेष में तापीय वितरण की स्थिति विकसित होती रहती है। इसके प्रभाव से उपध्रुवीय निम्न भार उत्तरी गोलार्ध में सुविकसित बना रहता है। अब जेट स्ट्रीम का वर्गीकरण हम चित्र में देख ही चुके थे कि कैसे ध्रुवीय जेट स्ट्रीम थी और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम उसमें देखने को मिल रही थी। अक्षांशीय स्थिति पर ही जेट स्ट्रीम का क्रियाशीलता निर्भर करती है। इस आधार पर जेट स्ट्रीम को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, यह जेट धाराएं ध्रुवीय सीमांत प्रदेशों में 45 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य क्रियाशील रहती हैं। इनकी क्रियाशीलता पर उष्ण सीमांत या वाताग्र का विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर अंध महासागर एवं निकटवर्ती स्थलखंड की उष्ण आर्द्र पछुआ पवनों एवं ध्रुवों की ओर से बहकर आने वाली शीतल पवनों में लगभग 10-12 किलोमीटर ऊंचाई पर ताप और नमी में अधिक अंतर रहने से यह जेट स्ट्रीम महाद्वीपों के मध्य व पूर्वी भाग में विशेष क्रियाशील बनी रहती है। इनकी भंवरों में पवनों की गति 250 से 400 किलोमीटर तक रहती है। कभी कभी इनके भीतरी भाग में नमी व गत्यात्मक प्रभाव से गति 600 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। दूसरा, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। यह जेट स्ट्रीम शांत खंड से ऊपर 30 से 40 डिग्री के मध्य विकसित होती है।
लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 200 मिलीबार वायुदाब के क्षेत्र में पवन की गति जेट स्ट्रीम की बाहरी सीमा पर 120 किलोमीटर एवं भीतरी भाग में भंवर में 200 से 360 किलोमीटर के मध्य रहती है। गर्मियों में ये जेट धाराएं 40 डिग्री अक्षांश तक एवं सर्दियों में 35 डिग्री अक्षांश तक चलती हैं। भारत में यह STWJ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट के नाम से पुकारी जाती हैं। उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम अफ्रीका और दक्षिणी एशियाई उष्ण मानसून प्रदेशों में इन उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट TEJ ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का विकास 15 डिग्री से 22 डिग्री के मध्य होता है। लगभग 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पूर्वी जेट धाराएं अधिक विकसित दिखाई देती हैं। इनकी स्थिति और विस्तार के घटने बढ़ने का मानसून के प्रारंभ एवं लौटने से सीधा संबंध होता है। भारत में पूर्वी जेट के विकास के लिए 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। इनका सुविकसित प्रभाव जून के प्रारंभ में रहता है। इस समय ये तेजी से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई मध्य व अधिकांश उत्तरी भारत को घेर लेती हैं। तभी STWJ जेट स्ट्रीम उत्तरी भारत में हिमालय से दूसरी ओर खिसक जाती हैं। यही दक्षिण पश्चिमी मानसून के फूट पड़ने की आदर्श दशा भी कहलाती है। उष्णकटिबंधीय जेट की गति शुष्क मौसम विकसित होने से अपेक्षित है कम गत्यात्मक रहती है। सिर्फ उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समय ही कभी-कभी इनमें आर्द्र पवनें अधिक मात्रा में मिलकर इनकी क्रियाशीलता बढ़ा देती हैं। इनके बाहरी भागों में गति 100 किलोमीटर एवं भीतरी भागों में 200 से 240 किलोमीटर तक रहती है। अब जेट स्ट्रीम का महत्व पहले हम देख चुके हैं कि भारत के मॉनसून में इसका काफ़ी रोल है। जेट स्ट्रीम मौसम संबंधी दशाओं को अप्रत्यक्ष रूप से एवं वाताग्रों को भी कई प्रकार से प्रभावित करती है। पृथ्वी की सतह से ठीक ऊपर विक्षोभ मंडल में उष्णकटिबंधीय ऊर्जा को दूर दूर तक शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों तक जेट धाराएं वितरित करती हैं। इसी भांति ध्रुवीय पवनों की ठंडक को भी ये 30 से 35 डिग्री अक्षांशों तक वितरित कर देती है। इससे ऊष्मा के संतुलित वितरण में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसी तरह वायु परिवहन में भी इनका विशेष महत्व है। जो वायुयान उष्ण व अर्धउष्ण प्रदेशों में 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर एवं शीतोष्ण प्रदेश में 9 से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ते हैं, इन्हें इस धारा प्रवाह से विशेष लाभ है। पायलट यदि यान का जेट स्ट्रीम की प्रवाह में मोड़ दे एवं उसकी केंद्रीय अक्ष के सहारे उड़े तो ईंधन एवं समय की बचत कर वह शीघ्र अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है। लेकिन इसमें वायुयान के जेट पवनों के भंवर में फंसने का जोखिम भी रहता है। तो आज हमने ये जो व्याख्यान पढ़ा, इसमें हमने स्थानीय पवनें जो यूरोप में किस नामों से जानी जाती हैं, भारत में किस नाम से जानी जाती है, अमेरिका में किस नाम से जानी जाती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। साथ ही हमने जेट स्ट्रीम धारा के बारे में पढ़ा कि वो किस तरीके से बहती है, कितने प्रकार की होती है और उसका क्या उपयोगिता होती है। तो उसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है पवनों से रिलेटेड, पवन और जेट स्ट्रीम, ये आज पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।